हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो बच्चों, हम जो है सीयूईटी 2024 की प्रिपरेशन सीरीज चला रहे हैं और जिसमें हम मैराथन नाम का बैच जो है चला रहे हैं पिछले कई दिनों से, और जिसमें हमने कई सारे जो टॉपिक्स है डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो हमने कवर अप कर लिया है। इवन इंटीग्रेशन का आज जो लेक्चर है इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो पहले तो मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से यही करूंगा कि एक बार आप लोग जो है वीडियो को देख लीजिए, ताकि जो वीडियो है एक्चुअल में क्या है ना, सारे के सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं मेरे वो एक दूसरों से इंटरकनेक्टेड है। यू गॉट इट। तो देखो, अगर आप जो है किसी एक लेक्चर को मिस कर देंगे ना कहीं आप जो आगे आने वाले जो लेक्चर्स है उसको आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। क्लियर। तो अभी जो है हमारा इंटीग्रल्स का टॉपिक है और ये लेक्चर नंबर 2 है इंटीग्रल्स में। अब इसमें हम जो है बेसिकली मैंने जो है जो बेसिक बातें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था, जो कि इंट्रोडक्शन था, तो काफी सारी चीजें वैसे मैंने वहां आप लोगों को बता भी दिया था। इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यों हम इंटीग्रेशन करते हैं, है ना, यूजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है ना। उसके बाद जो है बहुत सारी चीजें और भी मैंने डिस्कशन किया था। तो यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल्स ऑफ सिंपल फंक्शंस, देखो सिंपल फंक्शंस क्या होते हैं। सिंपल फंक्शंस लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, एफ एक्स, है ना। तो ये जो है सारे के सारे हमारे क्या है, सिंपल फंक्शंस है, जिसमें हमारा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, ध्यान रखना। तो उसी को हम जो है जनरली सिंपल फंक्शंस बोलते हैं। तो अब सिंपल फंक्शंस के लिए हम सबसे पहले तो एक हमने छोटा सा डेफिनेशन को कवर करने की कोशिश की है, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स है, ठीक है, इंटीग्रल्स में भी दो पार्ट है ना। इंटीग्रल्स की बात करूं तो इसमें भी दो पार्ट है आपके, एक तो हमारा डेफिनिट है एंड दूसरा हमारा इनडेफिनिट है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास, तो हम इनडेफिनिट को कवर कर रहे हैं पहले, फिर डेफिनिट को हम बाद में करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम चल रहे हैं, ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो देखो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि भैया इसमें ना कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई लिमिट या फिर बाउंडेशंस नहीं होते हैं। लाइक अभी यहां पर मैं एग्जाम्पल भी लूंगा आप लोगों के सामने। देखो क्या कह रहा है, एन indefinite integral is a function that describe the area under a function's curve from an undefined point to another arbitrary point। क्लियर है। देखो यहां पर कह रहा है कि सबसे बड़ी चीज कि अनडिफाइंड पॉइंट है, एक अनडिफाइंड पॉइंट से एक अनदर आर्बिट्री, किसी एक आर्बिट्री पॉइंट तक के जो है कर्व के अंडर का एरिया अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में आता है। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में किसी भी फंक्शन का जो एरिया है ना, उसका जो एरिया वो अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि मैंने यहां पर एक ग्राफ आप लोगों के लिए लिया है और मैं कह रहा हूं कि ये भैया एक कर्व है और इस कर्व का आप बताओ भैया ये इसका लिमिट क्या है, भाई अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, नहीं पता होगा भैया आपको। इसीलिए इसको हम इनडेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो यहां पर एक छोटा सा कर्व मैंने आप लोगों के सामने लिया है और इस कर्व के हेल्प से मैं कोशिश ये करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। देखो ये एक एक्स एक्सिस है और इधर हमारा ये वाई एक्सिस है, और इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट जो है एक हमारे पास कर्व है, और इस कर्व के अंडर यू हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। क्लियर। अगर आपको कहा जाए कि ये जो एलोइस पार्ट है, इस एलोइस पार्ट का आपको क्या करना है, एरिया निकालना है अंडर दिस कर्व, तो आपको इस कर्व के अंडर में एरिया निकालने के लिए भैया देखो यहां किसी भी प्रकार का कोई लिमिट नहीं है। ये नहीं कहा है कि आप इस पर्टिकुलर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का आप जो है इंटीग्रल फाइंड आउट करिए, नहीं कहा है ना। जब ऐसा नहीं कहा है तो कहीं ना कहीं हमारा ये डेफिनेट तो नहीं है, ये डेफिनेट नहीं है। अगर मैं यहां बाउंड्री दे देता, लिमिट दे देता कि भैया ए से आप बी पॉइंट तक का इंटीग्रेशन निकालो, है ना, इस फंक्शन का कर्व जो है इसके अंडर आप एरिया निकालो, तो कहीं ना कहीं वो डेफिनेट में आ जाता। यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि डेफिनेट और इनडेफिनेट में एक छोटा सा थिन लेयर है, और वो लेयर क्या है, वो यही हमारा जो है एक पॉइंट है, डिफाइंड पॉइंट्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया है मैं जो बोलना चाह रहा हूं। कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में मैंने कल भी डीपली आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था, बट कोई बात नहीं, यहां पर भी आप उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में आज समझिए। इंडेफिनिट इंटीग्रल में हमें क्या क्या मिलता है, सबसे पहले बात करते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल में हमारे पास जो है एक पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन मिलता है
है ना, एक फंक्शन मिलता है हमारे पास जो जिसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, लाइक एफ एक्स, है ना, जो कर्व है ये भी तो एक फंक्शन ही है बच्चों। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है, और मैं इस कर्व का, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया इंटीग्रेशन का, मैंने मीनिंग बताया, ये समेशन को डिनोट करता है कहीं ना कहीं। तो ये अगर फंक्शन एफ एक्स डी एक्स का मैं जो है इंटीग्रेट करता हूं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी आता है। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारे पास एफ एक्स है, ये जो हमारे पास साइन है, ये इंटीग्रल का साइन है बच्चों, ये जो हमारे पास है ना, वो है इंटीग्रल का साइन, साइन ऑफ इंटीग्रल। उसके बाद जो हमारे पास फंक्शन है ना, वो इंटीग्रैंड है, क्लियर है। जो dx है ना, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर हमारे पास dx है तो हमें जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करनी है। अगर हमारे पास dy है, देन इट इज इंडिकेट वी हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला हमारे पास है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, मतलब जो आउटपुट हमारा निकल करके आया है, जो फंक्शन है उस पर्टिकुलर फंक्शन से जो हमने इंटीग्रेशन किया है, तो उससे जो आउटपुट निकल के आया है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, उसको हम बोलते हैं द इनडिफाइंड इंटीग्रल, ठीक है ना, इनडेफिनिट इंटीग्रल, सॉरी। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल हम बोलते हैं जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स आया है। अगला आता है एक कांस्टेंट जुड़ा है भाई, सी जुड़ा है। तो सी क्या है, द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की बात करूं, हालांकि डेफिनेट इंटीग्रल्स का पार्ट तो इस वीडियो में बिल्कुल भी कहीं नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूं, डेफिनेट इंटीग्रल में ये कांस्टेंट नहीं आता है। कांस्टेंट इसलिए नहीं आता है क्योंकि हमारे पास पता है, हमें पता है, हमारे को पता होता है कि भैया हमें इस पॉइंट से लेकर के इस पर्टिकुलर पॉइंट तक हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालनी है। समझ में आ रहा है। अब यहां हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास पॉइंट है, किसी आर्बिट्ररी पॉइंट से लेकर के दूसरा अनडिफाइंड पॉइंट तक का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। हमें नहीं पता है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएंगी, क्लियर है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएंगी। तो उस एग्जैक्ट वैल्यू को ना जानते हुए हम एक कांस्टेंट को जोड़ देते हैं, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई थिंक ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है ना। और कल का लेक्चर अगर देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो भी इसके इंटरकनेक्टेड है, उसमें एग्जांपल भी लिया था, बहुत सारी चीजें उसमें भी डिस्कशन किया था। आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है, अगर आप जो है यूट्यूब पर हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग उसको कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। हमारे पेज फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और जो है ट्विटर पर भी, एक्स पर जो है हमें आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। वीडियो अगर आप लोगों को सही लगता हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, ठीक है। और लाइक आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट आप लोग कभी कभी कर देते हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको भी कोशिश करिए कि वीडियो को देखते हुए इसको भी आप कर सके, तो मेरे लिए एक जो है अच्छा मोटिवेशन का सोर्स होगा। आगे भी ऐसी वीडियोस में लाता रहूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आता है एक प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। वी मे नीड टू अप्लाई द प्रॉपर्टीज बिलो व्हाइल इवैल्यूएटिंग द इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ सम प्रॉपर्टीज में क्या कहता है कि अगर भैया कोई हमारे पास दो फंक्शन का सम है, दो फंक्शन का सम है, तो दोनों फंक्शन को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। लाइक एक एग्जांपल अगर मैं यहां पर ले लेता हूं, अभी आगे लूंगा मैं एग्जांपल। अगर हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, मैं कह रहा हूं कि बच्चों इसको इंटीग्रेट कर दो आप, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, ये दो फंक्शन का समेशन है, एक एक्स है एक एक्स स्क्वायर है, तो आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखोगे dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स dx, मतलब हम अलग अलग सम कर सकते हैं। यही चीज बता रखा है कि अगर दो फंक्शन हमारा सम में है तो पहला फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक। डिफरेंस में सम का जस्ट सिमिलर है। सिमिलर क्या है भाई, हम समेशन में क्या कर रहे हैं, हम दोनों फंक्शन को अलग अलग जोड़ दे रहे हैं। डिफरेंस में क्या है, हम दोनों फंक्शन को अलग अलग क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। यही था कांस्टेंट मल्टीपल। अगर देखो किसी भी इंटीग्रेशन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, जैसे 2x ले रहा हूं मैं dx, तो कहीं ना कहीं ये जो 2 है ना वो बच्चों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो बच्चों बाहर आ जाएगा, और dx यहाँ आया, क्या हो जाएगा, x dx हो जाएगा। कोई कांस्टेंट k है, फंक्शन के साथ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है,
तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और जो एफ एक्स डी एक्स है वो कहीं ना कहीं हमारा इंटीग्रल बन जाएगा। ठीक, अगला है कि एफ एक्स डी एक्स है बराबर अगर जी एक्स डी एक्स होता है, कभी भी ध्यान रखना अगर ऐसा केस आता है तो कहीं ना कहीं इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे जीरो के इक्वल होना चाहिए। अगर है तो हम दोनों को बराबर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये कुछ कंडीशंस है, प्रॉपर्टीज है जिसको हम आने वाले समय में अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी आता है कि अगर हमारे पास k1 f1x है प्लस k2 f2x है। ये देखो ये जो प्रॉपर्टी है ना बच्चों, ये प्रॉपर्टी जो है कहीं ना कहीं ये वाले कांस्टेंट मल्टीपल प्रॉपर्टी से रिलेट कर रहा है। कांस्टेंट मल्टीपल और सम प्रॉपर्टी, डिफरेंस प्रॉपर्टी को सारा को एकजुट कर लिया है इसने। तो अगर k1 f1x है प्लस k2 f2x है डॉट डॉट सो ऑन kn fnx dx है, तो कहीं ना कहीं जो कांस्टेंट वाले टर्म्स है ना बच्चों देखो हर बार में बाहर आ गया है। और ये सम प्रॉपर्टी है ना, सारे के सारे एक साथ हमारे पास है इंटीग्रल में, लेकिन हमने क्या कर दिया है इसको सम प्रॉपर्टी का यूज करके अलग अलग कर दिया। तो ये एक छोटा सा प्रॉपर्टी था, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और इसमें जो है हम कुछ फॉर्मूला तो हालांकि मैंने कल भी बता दिया था बहुत सारा, कोई बात नहीं, आज भी मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं। अगर हमारे पास सिर्फ dx है तो उसका x होता है, अगर a dx है तो a कांस्टेंट है बच्चों, बाहर आ जाएगा, dx का x हो जाता है। x की पावर अगर n होता है तो कहीं ना कहीं x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c हमारे साथ जुड़ जाता है। इनडेफिनिट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें c जरूर रखना है, कांस्टेंट रखना ही रखना है, ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। साइन एक्स का करेंगे तो बच्चों माइनस का कॉस एक्स आ जाता है, कॉस एक्स का करेंगे तो साइन एक्स आ जाता है, प्लस सी आप लोग जोड़िएगा। सेक स्क्वायर एक्स है तो उसका आपका टेन एक्स डी एक्स आता है, कोसेक स्क्वायर एक्स है तो उसका माइनस का कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स प्लस सी आता है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स की अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन की तो सेक एक्स प्लस सी आता है। कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स अगर हो तो माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी आ जाता है। ऐसे ही इंटीग्रेशन 1/x dx में अगर करता हूं तो वो नेचुरल लॉग ऑफ x होता है। इसको कभी कभी ना ऐसा भी लिख देते हैं, ये कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, कहीं अगर ऐसा मिल जाए तो बता देता हूं आपके नॉलेज के लिए, है ना। इंटी ऐसा in लिखा रहता है और मॉड में x प्लस सी लिखा रहता है, तो ये बात है कि नेचुरल लॉग बोलता है उसको, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप लोग डायरेक्ट लॉग भी लिख सकते हो उसको। इंटीग्रेशन अगर एक्सपोनेंशियल पावर x होता है या फिर पावर y होता है तो कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल पावर x ही आ जाता है। अगर इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx लिखा हुआ है तो उसका e टू द पावर x प्लस सी ही हो जाता है। यहां एक बहुत बड़ा वो है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन a टू द पावर x ऑफ dx होता है तो जो है हमारे पास आता है a टू द पावर x अपॉन लॉग a आ जाता है प्लस का c। तो ये एक हमारे पास फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पर और उस पर हम जो है एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और रेगुलर आपके प्रैक्टिस में नहीं है क्वेश्चंस, तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन आप पुटअप नहीं कर पाओगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, यू हैव टू रेगुलरली प्रैक्टिस योर ऑन सिलेबस, ठीक है। आपका जो सिलेबस है उसको आपको प्रैक्टिस करनी है, जो कंटेंट उसमें दिए हुए हैं उसको रिवाइज करनी है ना। इवन जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे डोमेन सब्जेक्ट में, तो आप जो है मैथ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं आप PYQ भी देख सकते हैं, हालांकि मेरे चैनल पर ही मिल जाएगा वो सारी चीज़ें, तो आप लोग उसको जो है प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो है आपके क्लास 12 से रिलेट है, तो आप उसके भी मैक्सिमम जो NCERTs हैं उनके क्वेश्चंस भी आप बहुत सारे ट्राई कर सकते हैं, तो ये भी रहता है। चलिए अब इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको हम देख लेते हैं फटाक से। फाइंड द इंटीग्रल फॉर द गिवन फंक्शन fx इज इक्वल टू दे रखा है sin x प्लस का 1 दे रखा है। तो fx हमारे पास क्या दिया हुआ है, sin x प्लस का 1 दिया है, तो हमें क्या करनी है, इंटीग्रेशन sin x प्लस 1 dx क्या हो जाएगा। अलग अलग इंटीग्रेशन लेंगे क्योंकि समेशन वाला भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था। तो sin x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। अब sin x का हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमारा cos x आता है माइनस का, प्लस 1 इंटू dx हो जाएगा, dx का मैं करता हूं तो x आ जाएगा, प्लस का यहाँ c जोड़ देना है, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया है, नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, ठीक है, क्योंकि बेसिक आपको पता होनी चाहिए। आप कहेंगे कि आप इतना सिंपल चीज़ें करवा रहे हो, नहीं, सिंपल चीज़ें इसलिए मैं करवा रहा हूँ
क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो बेस है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बेस स्ट्रांग है तो आगे जा करके आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को भी आप टैकल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। फाइंड द इंटीग्रल्स फॉर द गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2 इंटू ई टू द पावर x। तो इंटीग्रेशन दे रखा है 2 इंटू ई टू द पावर x ऑफ dx। तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 हमारा कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट मल्टीपल वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे, तो ई टू द पावर x ऑफ dx हो जाता है। तो ई टू द पावर x ऑफ dx का मैंने आपको बताया था कि इसका ई टू द पावर x ऑफ ई टू द पावर x ही होता है, प्लस का यहाँ हो जाएगा c। तो इसका आंसर एक लाइन में हमारे पास आ चुका है। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इंटीग्रेशन 5x टू द पावर -3 ऑफ dx। अब 5 देखो यहाँ वही कांस्टेंट वाला टर्म है, तो 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x टू द पावर -3 ऑफ dx। ठीक है, अब 5 यहाँ x की पावर n वाला फॉर्म लग जाएगा, तो x की पावर अगर n है होता है तो x की पावर n+1 मतलब -3 + 1 डिवाइड बाय -3 + 1, ठीक है, प्लस का c। फिर 5 यहाँ पर जो x की पावर -2 और यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस का c, तो यहाँ पर हो जाएगा -5/2 और ये x² है बच्चों, बट्टे में आ जाएगा ये x², 1/x²। इसको चाहो तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, एक स्टेप और लिख लेते हैं, है ना, -5/2 और यहाँ पर x² हो जाएगा प्लस का c। ऐसा भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर जब आएगा तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पर मूव करते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान है, दे रखा है कि sin x इंटीग्रेशन sin x प्लस 5 cos x dx। ठीक है, देखो अब यहां से क्या हो जाएगा, वही सम प्रॉपर्टी लगानी है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा समेशन, तो sin x dx प्लस इंटीग्रेशन 5 cos x dx। तो यहां इंटीग्रेशन sin x dx प्लस देखो यहां कांस्टेंट मल्टीपल वाला केस है, तो कांस्टेंट मल्टीपल बाहर आ जाएगा, जो भी है 5 है तो बाहर आ जाएगा, cos x dx हो जाएगा। इसको हम अगर इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस का cos x आ जाएगा sin x का, प्लस का 5 cos x का हमारे पास कितना हो जाता है, प्लस का sin x हो जाता है, और एक कांस्टेंट हमारे पास जुड़ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और जो है ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आ जाओ भाई जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, आ गया। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, ये थोड़ा सा हैंग कर रहे, मैं एक बार देख लेता हूँ। चलिए आ गया। ठीक है, चलो एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द इंटीग्रल्स फॉर द गिवन फंक्शन f(x) दे रखा है आपका इंटीग्रेशन 5x टू द पावर -2 प्लस x टू द पावर 4 प्लस का x। थोड़ा लॉन्ग है लेकिन कोई बात नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक साथ लग जाएंगी। तो देखो कांस्टेंट है बच्चों, 5 बाहर आ जाएगा और x की पावर -2 dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन x ऑफ dx हो जाएगा। अब यहाँ हम एक एक करके इंटीग्रेशन कर देते हैं। 5 हो गया है और x की पावर -2 प्लस का 1 अपॉन में -2 प्लस 1 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस x टू द पावर 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, देखो ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन 1 हो जाएगा, माइनस का यहाँ, और x टू द पावर -1 हो जाएगा, प्लस यहाँ x टू द पावर 5 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस यहाँ x² अपॉन 2 हो जाएगा प्लस का c। अब इसको करते हैं तो माइनस का
5/x हो जाएगा ये, प्लस का यहाँ 1/5 x टू द पावर 5 प्लस 1/2 x स्क्वायर प्लस का c। तो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। होप कि आपको जो मैंने आज के इस लेक्चर में डिलीवर किया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। किसी भी प्रकार का अगर डाउट आप लोगों के मन में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए विद द टाइम फ्रेम, ताकि मैं उस पॉइंट को देख करके, क्योंकि इन जनरल मुझे भी नहीं पता होगा, आफ्टर वीडियो में जब पब्लिश कर दूंगा तो उस टाइम मुझे नहीं पता होगा कि किस पॉइंट पे आपको डाउट आ रही है। क्या आप प्रॉपर तरीके से मेंशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पे हो रहा है, या स्टार्टिंग में कहीं कंफ्यूजन है, तो ये चीज आप लोग जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया है। और वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।